दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे फिजिक्स ऑप्शनल की लाइव क्लास में। एज आई हैव टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ 5 इयर्स, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। लेक्चर 1 से आप चाहे तो देख सकते हैं। सो लेट मी शेयर द पीडीएफ विथ यू एंड देन वी विल स्टार्ट अवर क्लास। यस, सो द पीडीएफ इज शेयर्ड नाउ एंड एज यू नो दैट हमने लास्ट क्लास में यहाँ तक कर लिया था। ओके, ये पीवाईक्यू जो है कवर होते जाएंगे दोस्तों क्लासेस के साथ साथ। मैं अलग से उनको कवर नहीं करवाने वाला हूँ। अलग से कवर करवाऊंगा, लेकिन ये जब पूरा कोर्स एंड हो जाएगा, पेपर 1 का कोर्स एंड हो जाएगा, तो पेपर 1 के पीवाईक्यू पे अलग से सीरीज आएगी, उसमें हम करेंगे। ठीक है ना। सो दिस कंसेप्ट जो है ये तो आपने देख ही लिए। ठीक है, अब ये सेंट्रल फोर्स की हम प्रॉपर्टी आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना दोस्तों, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में कर लिया था। नाउ वी विल स्टार्ट विथ प्रॉपर्टीज ऑफ सेंट्रल फोर्सेस। सेंट्रल फोर्सेस की प्रॉपर्टीज से शुरुआत करेंगे। पाथ और द पाथ और ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर, ये पहली प्रॉपर्टी है। द पाथ और ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर अ सेंट्रल फोर्स इज अ प्लेन कर्व। ठीक है ना। जब भी कोई पार्टिकल मूव करेगा सेंट्रल फोर्स के इन्फ्लुएंस में, तो उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होगी वो प्लेन कर्व होगी। अब भाई साहब, प्लेन कर्व क्या होता है? प्लेन कर्व मतलब जैसे ये मैंने बनाया, तो ये हमारे मोबाइल का जो प्लेन है उसी में लाया कर रहा है ये कर्व। ठीक है ना। 3D कर्व क्या होता है? 3D कर्व कुछ ऐसा दिखेगा आपको। ठीक है, ये इस तरीके से दिखेगा, यानी कि इस तरीके से आप बोल सकते हैं। यानी वो थ्री थ्री डायमेंशनल फिगर बनेगा उसका। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, ये जो कर्व बना है, दिस इज अ 3D कर्व, क्योंकि ये जो है ये प्लेन के पीछे है, ये प्लेन के आगे है। ठीक है, एंड सच प्लेन्स आर कॉल्ड एज 3D प्लेन्स। ठीक है ना, 3 डायमेंशनल प्लेन्स। 2D प्लेन भी नहीं हो सकता है, 3D प्लेन भी नहीं हो सकता, 1 डायमेंशनल प्लेन होगा वो। ठीक है, सो द पाथ और ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर ए सेंट्रल फोर्स इज अ प्लेन कर्व। ये पहली प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स की। अब ये प्रॉपर्टी को हमें प्रूव करना है। ठीक है ना। बहुत आसान है इसका प्रूफ दोस्तों, और ये पीवाईक्यू भी है, यूपीएससी का पूछा गया है प्रीवियस ईयर के। अगर आप क्वेश्चन उठा के देखें तो उसमें ये चीज भी पूछी गई है। ठीक है ना। यस, सो लेट्स स्टार्ट। प्रूफ इसका कैसा होगा? द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज गिवन बाय, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज एफ इक्वल टू एफ ऑफ आर, आर हैट। ठीक है ना। जो फोर्स इस पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है, ये चूंकि सेंट्रल फोर्स है, तो आइदर इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स या इस डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स। ठीक है ना। एफ ऑफ आर, आर हैट डिनोट्स कि जो आर वेक्टर है, आर वेक्टर की डायरेक्शन में, आर वेक्टर की डायरेक्शन में हमारा आर हेड वेक्टर होगा, जो कि यूनिट वेक्टर होगा। तो एफ ऑफ आर, आर हेड बताता है कि या तो एफ ऑफ आर जो है, जो हमारा एफ वेक्टर है, ठीक है, वो या तो इस आर हेड की डायरेक्शन में एक्ट करता है, या तो आर हेड की डायरेक्शन से 180 डिग्री पे एक्ट करता है। 180 डिग्री पे कैसे? ये एफ ऑफ आर जो है फंक्शन, ये अगर निगेटिव हो गया तो नेचुरली इट विल एक्ट अवे फ्रॉम आर हेड की डायरेक्शन। ठीक है ना। मतलब कि 180 डिग्री एंटी पैरेलल डायरेक्शन में एक्ट करेगा फोर्स, यानी कि इस डायरेक्शन में। और यदि एफ ऑफ आर पॉजिटिव है, यदि ये एफ ऑफ आर पॉजिटिव है, तो दिस विल एक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ आर हेड। ठीक है ना। फोर्स अट्रैक्टिव होगा एफ ऑफ आर जब छोटा होगा जीरो से, और फोर्स रिपल्सिव होगा अगर एफ ऑफ आर बड़ा होगा जीरो से। ये सारी बातें हमने कल पिछले क्लासेस में की थी डिस्कस। वेक्टर एफ इक्वल टू एफ ऑफ आर, आर हेड। मैं आर हेड को लिख सकता हूँ वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है ना। क्योंकि देखिए, किसी भी यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी यूनिट वेक्टर का डेफिनेशन ये होता है कि उस वेक्टर, वो वाला वेक्टर ले लेंगे और उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। वी विल गेट द यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। मतलब ए वेक्टर के डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो क्या करेंगे? यूनिट वेक्टर लेंगे, उसमें उसके मैग्नीट्यूड से उसको डिवाइड कर देंगे। ठीक है ना। जो ओरिजिनल वेक्टर होगा उसको उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो तो यूनिट वेक्टर मिलता है। तो मैंने वही वाली प्रॉपर्टी यूज की है कि आर हैट इक्वल टू
आर वेक्टर अपॉन आर, जहां पे आर डिनोट करता है मैग्नीट्यूड, आर वेक्टर डिनोट करता है ओरिजिनल पोजीशन वेक्टर को। सो दिस इज क्लियर। सो ये फिर सेंट्रल फोर्स की डेफिनेशन से फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल इज क्लियर टू एवरीवन, ठीक है ना। फोर्स इक्वल टू एफ ऑफ आर, आर हेड, ठीक है। सो नाउ द नेक्स्ट थिंग, torque acting on particle due to F relative to O. Now, what's the definition of torque? First of all, we will see that torque is basically rotational equivalent of force. Okay, torque is rotational equivalent of force. Now, what is the definition of torque? मान लीजिए फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, ठीक है, और मान लीजिए इसका पोजीशन वेक्टर आर है। सो व्हाट विल बी द टॉर्क विद रिस्पेक्ट टू दिस पॉइंट ओ, ठीक है, ये मान लीजिए पॉइंट पी है, ठीक है। तो ये पॉइंट पी पे पॉइंट ओ के रिस्पेक्ट में टॉर्क क्या होगा, आर क्रॉस एफ होगा, ठीक है, आर क्रॉस एफ के इक्वल होगा। नाउ ये आर क्रॉस एफ की डायरेक्शन कैसे निकालोगे, जो आपके राइट हैंड के फिंगर्स है, ये इसको मैं रीड्रॉ कर लूंगा कुछ इस तरीके से। अगर मुझे टाउ टाउ यानी कि टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ यानी कि टाउ की डायरेक्शन यदि मुझे निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, ये एफ को पैरेलली यहाँ पे लेके आऊंगा, ठीक है। सो दिस एफ विल लुक लाइक दिस एंड दिस आर विल लुक लाइक दिस, ठीक है ना। एंड देन आफ्टर दैट आई विल यूज राइट हैंड थंब रूल, ठीक है। आपके जो फिंगर्स है, आपके फिंगर्स को आर क्रॉस एफ है तो इस डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे। तो फिंगर्स को आर क्रॉस एफ यानी कि आर से एफ की ओर जाते हुए आपके फिंगर्स होंगे राइट हैंड के, तो आपका थंब जो है ये डिवाइस की स्क्रीन के अंदर घुसेगा। तो डिवाइस की स्क्रीन के अंदर आपका थंब जा रहा है, तो वो डायरेक्शन किसकी होगी, टॉर्क की डायरेक्शन हो गई, ठीक है ना। सो दिस इज हाउ वी फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। नाउ टॉर्क इज रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ फोर्स, ये चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। लेट मी इरेज दिस थिंग्स एंड देन आई विल क्लैरिफाई दैट थिंग एज वेल, ठीक है ना। लेट मी इरेज, यस। सो आपको सभी को जानते होंगे कि ये तो +2 लेवल पे भी पढ़ा है, बहुत आसान चीज है। देखिए जो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दो प्रकार के मोशन होते हैं दुनिया में, ठीक है। ट्रांसलेशनल मतलब कि मोशन ट्रांसलेट कर रहा है ऑब्जेक्ट, ठीक है, बिना रोटेटिंग। और रोटेशन मतलब वो घूम रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, ठीक है। सो 2 टाइप्स ऑफ मोशन होते हैं हर एक बॉडी के। जो हमारा अर्थ है, जो हमारी अर्थ है, उसके कौन से 2 मोशन है, ट्रांसलेशनल मोशन कौन सा है अर्थ का, जो सन के आजू बाजू में चक्कर लगा रही है अर्थ, वो ट्रांसलेशनल मोशन है अर्थ का। लेकिन रोटेशनल मोशन कौन सा है अर्थ का, जो अर्थ अपनी एक्सिस के अबाउट घूम रही है, वो अर्थ का रोटेशनल मोशन है, ठीक है ना। So every body in this universe has basically 2 types of motion, and those are translational and rotational motions. So there are some facts related to this, ठीक है ना। देखिए ट्रांसलेशनल, अगर मैं बात करूँ ट्रांसलेशनल मोशन की, तो ट्रांसलेशनल मोशन में मास आता है। तो रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या है मास का, मास का रोटेशनल इक्विवेलेंट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई, ठीक है ना। टॉर्क सॉरी फोर्स आता है, ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स नाम की चीज आती है, तो इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या है, टाउ है, ठीक है ना। फिर यदि मैं एक्सेलरेशन की बात करूं, तो लीनियर एक्सेलरेशन डिनोटेड बाय ए, ये ट्रांसलेशनल मोशन है, और इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट होगा एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ठीक है ना। अगर मैं बात करूं लीनियर वेलोसिटी वी की, तो ये हो गया ट्रांसलेशनल वाला वेलोसिटी, और इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट होगा एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ठीक है ना। सो ऐसी सारी क्वांटिटीज का लीनियर मोमेंटम को अगर मैं पी से दिखाऊं, तो एंगुलर मोमेंटम उसका रोटेशनल इक्विवेलेंट होगा, दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल जे वेक्टर, ठीक है ना। सो दीज आर बेसिक फैक्ट्स विच यू शुड नो, ठीक है, बिफोर प्रोसीडिंग इन दिस क्लास, ठीक है। सो टॉर्क एक्टिंग ऑन पार्टिकल ड्यू टू एफ रिलेटिव टू, देखिए इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। देखिए तो यहाँ पे जो हमने अभी लिया, ठीक है ना, पिछला क्लास, ये सॉरी पिछला स्लाइड, उसमें क्या लिखा है, पाथ और ऑर्बिट ऑफ ए पार्टिकल मूविंग अंडर सेंट्रल फोर्स इज ए प्लेन कर्व, इसको हमें प्रूव करना है। यानी कि वो टू डायमेंशनल प्लेन में मूव करेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ऐसा फिगर बनेगा, ठीक है ना। बट कोई भी 3 डायमेंशनल फिगर पॉसिबल नहीं है, जैसे कि मैंने बताया, ये जैसे 3 डायमेंशनल फिगर बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। सो सच ए फिगर इज नॉट पॉसिबल अकॉर्डिंग टू दिस। 3 डायमेंशनल मतलब ये प्लेन के पीछे है, मान लीजिए ये प्लेन के बाहर है आपके डिवाइस के,
ठीक है, ये डिवाइस के प्लेन के पीछे, ये डिवाइस के प्लेन के बाहर है। सो सच ए थ्री डायमेंशनल प्लेन इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। सो प्लेन कर्व होता है वो, थ्री डायमेंशनल कर्व नहीं होता। सो प्रूफ या एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो फोर्स एक्टिंग ऑन पार्टिकल दिया जाता है एफ वेक्टर इक्वल टू एफ ऑफ आर, आर हेड, ठीक है ना। नाउ दिस आई हैव डिनोटेड लाइक दिस, ठीक है। नाउ इस पॉइंट ओ के अबाउट अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ, ये जो पॉइंट ओ मुझे यहाँ नजर आ रहा है, इसके अबाउट में अगर मैं टॉर्क निकालना चाहूँ तो कैसे निकालूंगा? ठीक है, मान लीजिए कोई फोर्स, ये फोर्स वेक्टर है और ये रेडियल सॉरी पोजीशन वेक्टर आर है, ठीक है। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? टॉर्क अबाउट, अबाउट किस, कौन से पॉइंट के? अबाउट ओ। सो टॉर्क अबाउट ओ कैसे निकालोगे? यहाँ पे आर क्रॉस एफ करोगे, ठीक है ना, वेयर एफ, एफ वेक्टर विल बी दिस मच, ठीक है। सो आर क्रॉस एफ करोगे, टॉर्क अबाउट ओ निकालना है तो। सो टॉर्क को निकाला मैंने आर क्रॉस एफ करके, ठीक है ना। अब यहाँ पे विशेष ध्यान ये रखना है कि वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता दोस्तों, ठीक है ना। यदि किसी बच्चे ने टॉर्क इक्वल टू एफ क्रॉस आर लिख दिया, सपोज किसी बच्चे ने ऐसा लिख दिया, सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज कंप्लीटली रॉन्ग, क्योंकि वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है, ठीक है ना। वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव नहीं होता है तो ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा। इनफैक्ट जो ऑर्डर है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है क्रॉस प्रोडक्ट में, एंड ऑर्डर शुड बी सस्टेन। अगर मैं ऑर्डर चेंज कर देता हूं तो ये माइनस एफ क्रॉस आर के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक है, सो ये तो छोटी क्लासेस का कंसेप्ट है जो मैंने ब्रश अप कर दिया कि आर क्रॉस एफ इज नॉट इक्वल टू एफ क्रॉस आर। अगर हमें उन इक्वलिटी का साइन रखना है तो माइनस का साइन लगाना पड़ेगा एफ क्रॉस आर पे, ठीक है ना, तो इक्वलिटी सस्टेन करेगी, ठीक है। सो इसको आप एफ क्रॉस आर लिखने की भूल मत कर देना, ठीक है। सो टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस एफ। नाउ वी ऑल नो कि आर, आर जो है वो तो आर ही रहेगा, पर एफ का जो वैल्यू है हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड के डेफिनेशन से। एफ का वैल्यू सेंट्रल फोर्स फील्ड के डेफिनेशन से सब्स्टिट्यूट किया तो एफ ऑफ आर, आर वेक्टर अपॉन आर। सो एफ, दिस इज सिंपली डिजिट्स, these are simply digits, these are not vectors, so this can be written separately, so separately लिख दिया, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा एफ ऑफ आर बाय आर ब्रैकेट आर क्रॉस आर, ठीक है ना। नाउ वी ऑल नो कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ इज जीरो, ठीक है ना। आर क्रॉस आर किसके बराबर होगा? आर क्रॉस आर जीरो होगा। वाई इट विल बी जीरो? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए वेक्टर विथ इटसेल्फ जीरो क्यों होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि ए क्रॉस बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा, एंड ए क्या होता है? ए क्रॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा, यानी कि एंगल बिटवीन देम, इनटू एन कैप। एन कैप इज एन कैप की डायरेक्शन किससे निकाली जाती है? राइट हैंड थंब रूल से निकाली जाती है, ठीक है ना। तो आर क्रॉस आर का मैग्नीट्यूड जीरो के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि जो साइन थीटा है, आर क्रॉस आर में जो साइन थीटा है, एज द वेक्टर इज सेम, तो एक वेक्टर का उसी वेक्टर के साथ एंगल कितना होता है? जीरो होता है, तो साइन जीरो विल टर्न टू जीरो। सो आर क्रॉस आर का जो वैल्यू होता है वो जीरो के बराबर होता है, दिस इज, दैट्स व्हाई दिस इज जीरो। सो टॉर्क केम आउट टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना। टॉर्क का वैल्यू किसके बराबर निकल के आता है? यहाँ से जीरो के बराबर, ठीक है। नाउ लेट मी इरेज द थिंग्स। सो और ये इरेज करते समय क्या होता है दोस्तों? ये लैग हो जाता है, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट टॉकिंग ड्यूरिंग इरेजिंग, ठीक है। सो देखिए टॉर्क इक्वल टू जीरो आया। नाउ टॉर्क इक्वल टू जीरो है तो टॉर्क का डेफिनेशन जो है, टॉर्क किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के बराबर होता है। अब ये वाला फॉर्मूला कैसा आया भाई साहब, ठीक है ना। ये फिर से मैं ब्रश अप करा रहा हूँ। देखिए लीनियर ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ट्रांसलेशनल मोशन में, ठीक है ना। नाउ अगर मुझे रोटेशनल इक्विवेलेंट लिखना है तो रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होता है? फोर्स का टॉर्क होता है, अभी अभी बताया था। लीनियर मोमेंटम का रोटेशनल इक्विवेलेंट क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम होता है। सो आई कैन सब्स्टिट्यूट इट लाइक दिस, ठीक है ना। सो टॉर्क इक्वल टू डी जे बाई डी टी, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू टॉर्क, ठीक है ना। समझ में आ गई बात? सिर्फ ये उनके इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूट किए तो ये मिल गया मुझे। उसी तरीके से एक और फॉर्मूला होता है दोस्तों, फिजिक्स में बहुत काम का होता है, एफ इक्वल टू एम ए, तो आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। देखिए एफ इक्वल टू एम ए वेक्टर, ये तो सभी जानते हैं। अब इसका रोटेशनल इक्विवेलेंट अगर मुझे निकालना है तो टॉर्क इक्वल टू एफ का रोटेशनल इक्विवेलेंट टॉर्क हो गया,
मास का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा रोटेशनल इक्विवेलेंट, और एक्सेलरेशन का, लीनियर एक्सेलरेशन का रोटेशनल इक्विवेलेंट होगा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो दिस इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट, टाउ इक्वल टू आई अल्फा इज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ एफ इक्वल टू एम ए, ठीक है ना। हालांकि इस फॉर्मूले का यहाँ काम नहीं है, लेकिन मैंने बता दिया फिर भी ये फॉर्मूला ताकि आपको पता रहे, ठीक है ना। सो टॉर्क इक्वल टू डी जे बाई डी टी, ठीक है। जे इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। नाउ वी ऑल नो कि टाउ यहाँ से निकल के आया जीरो, किसके लिए, मतलब टॉर्क जीरो होगा किसमें, सेंट्रल फोर्स फील्ड में। सेंट्रल फोर्स फील्ड में हमेशा टॉर्क जीरो होगा, ठीक है ना। ये भी यूपीएससी का पीवाईक्यू है। शो दैट द टॉर्क एक्टिंग इन सेंट्रल फोर्स फील्ड इज जीरो, ठीक है ना, रिलेटिव टू ओरिजिन, ठीक है ना। जिस पॉइंट से आप पोजीशन वेक्टर नाप रहे हैं, ठीक है ना, जिस पॉइंट से आप पोजीशन वेक्टर नाप रहे हैं, यदि उस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकालते हैं, जिस पॉइंट से आप पोजीशन वेक्टर नाप रहे हैं किसी पॉइंट पी का, उस पॉइंट ओ के अबाउट, जिस पॉइंट से आप पोजीशन वेक्टर नाप रहे हैं किसी पॉइंट पी का, उस पॉइंट ओ के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालते हैं, सो टॉर्क कम्स आउट टू बी इक्वल टू जीरो, ठीक है ना, फॉर अ सेंट्रल फोर्स फील्ड। स्पेशल केस है दोस्तों, हर एक फोर्स के लिए नहीं, सेंट्रल फोर्स के लिए, केवल और केवल सेंट्रल फोर्स के लिए टॉर्क जीरो आता है अगर हम टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट निकालते हैं जिस पॉइंट से पोजीशन वेक्टर किसी पॉइंट का गिना जा रहा है, ठीक है ना। किसी दूसरे पॉइंट के अबाउट निकालोगे दोस्तों तो इट विल, अगर मैं ऐसा कहूँ कि मैंने पोजीशन वेक्टर, ये मान लीजिए पॉइंट ओ है और ये पोजीशन वेक्टर आर है पॉइंट पी का, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट लेता हूँ ए, और इस ए पॉइंट से यहाँ पे पोजीशन वेक्टर बनाता हूँ, तो ये ए के रेस्पेक्ट में यदि पोजीशन वेक्टर आपने गिना है ए के रेस्पेक्ट में, तो टॉर्क विल बी जीरो। लेकिन यदि आप यहाँ से ऐसा फंडा लगाने की कोशिश करते हैं कि यहाँ ए है और ये मैं आर आर का यूज करूंगा, यहाँ ये वाले आर का यूज करूंगा, तो नहीं, वैसा नहीं होगा। देखिए किसी किसी पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क निकालते हैं सेंट्रल फोर्स फील्ड का, तो उस पॉइंट से अगर आप डिस्टेंस गिनते हैं उस पॉइंट का दूसरे पॉइंट का, जैसे यहाँ ओ से पोजीशन वेक्टर लिया है, यहाँ ए से पोजीशन वेक्टर लिया है, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो उसी पॉइंट के अबाउट आपको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, ठीक है ना। उस पॉइंट से ही आपको पोजीशन वेक्टर लेना पड़ेगा, तो टॉर्क जीरो आता है ऐसी कंडीशन में, ठीक है ना। सो टॉर्क इक्वल टू जीरो फॉर ए सेंट्रल फोर्स फील्ड, यदि जिस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क निकाल रहे हो वो पॉइंट से आपने पोजीशन वेक्टर नापा है, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू जीरो, ये भी पीवाईक्यू यूपीएससी का पूछा था, इतना इजी, ठीक है। तो टॉर्क इक्वल टू डीजे बाई डी टी, जे इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल। ये वाला फॉर्मूला कैसे है वो भी मैंने बता दिया, रोटेशनल इक्विवेलेंट है वो लीनियर, एफ इक्वल टू डी पी बाई डी टी का रोटेशनल इक्विवेलेंट है। और नाउ टॉर्क इक्वल टू जीरो, सो डीजे बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है ना। टॉर्क जीरो हो गया तो डीजे बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, डीजे वेक्टर बाई डी टी जीरो के इक्वल आएगा, ठीक है। यहाँ पे जीरो सब्स्टिट्यूट किया मैंने, ठीक है। सो नाउ अगर किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो वेक्टर कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। अगर किसी चीज का डेरिवेटिव जीरो होता है तो वो वेक्टर कांस्टेंट होता है, सो जे वेक्टर विल बी अ कांस्टेंट। सो जे वेक्टर कांस्टेंट होता है किस चीज में, ये भी पूछा है पीवाईक्यू यूपीएससी का, ठीक है ना। ये यहाँ से लेके यहाँ तक भी पूछा है और सिर्फ इतना भी पूछा है कई बार, ठीक है ना। सो जे इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, ठीक है। So angular momentum comes out to be a constant in case of, यानी कि angular momentum remains conserved in case of central force field। central force field के केस में angular momentum conserved होता है, ठीक है ना। central force field के केस में angular momentum बॉडी का constant रहता है या conserved होता है। तो ये this is the proof for it, ठीक है ना। ये भी पीवाईक्यू पूछा है, बता दिया मैंने। सो जे वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट है। नाउ एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है आर क्रॉस पी, ठीक है ना, आर क्रॉस पी, ठीक है। आप सभी जानते हैं कि जो भी रोटेशनल इक्विवेलेंट होते हैं, किसी भी चीज का जो रोटेशनल इक्विवेलेंट होता है ना, उसको देखिए, आपको आपको टॉर्क और फोर्स के बीच में अगर रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो टॉर्क और फोर्स के बीच में रिलेशन निकालने के लिए बहुत आसान है। आप टॉर्क कर देंगे, मूवमेंट निकाल देंगे, यानी कि आर क्रॉस ऑपरेटर से यदि आप ऑपरेट कर देते हैं, आर क्रॉस ऑपरेटर से यदि लीनियर फोर्स को आप ऑपरेट कर देते हैं तो एंगुलर फोर्स यानी कि टॉर्क मिल जाता है, ठीक है ना। हालांकि एंगुलर फोर्स और लीनियर फोर्स ऐसा कहा नहीं जाता, इसको फोर्स कहा जाता है, इसको टॉर्क कहा जाता है, पर ये टॉर्क यानी कि एंगुलर फोर्स है बेसिकली, ठीक है ना। सो आर क्रॉस ऑपरेटर से आर वेक्टर क्रॉस ऑपरेटर, ठीक है ना, ये वाला ऑपरेटर, इससे अगर मैं ऑपरेट कर देता हूं लीनियर वाले इक्विवेलेंट्स को,
तो मुझे एंगुलर इक्विवेलेंट्स मिल जाते हैं, ठीक है ना, एंगुलर क्वांटिटीज मिल जाती है। सो दैट्स हाउ वी गॉट एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर मोमेंटम। उसी तरीके से टॉर्क इक्वल टू आर क्रॉस फोर्स, ठीक है ना, उसी तरीके से है, ठीक है। उसी तरीके से एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू आर क्रॉस लीनियर एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सो वी गेट एंगुलर एक्सेलरेशन लाइक दैट, ठीक है। सो ऑल दिस क्वांटिटीज आर बेसिकली रिलेटेड टू ईच अदर लाइक दिस, ठीक है। सो जे इक्वल टू आर क्रॉस पी के बराबर आएगा, और पी के जगह पे मैं एम भी सब्सटीट्यूट करूंगा, ठीक है ना। पी पी लीनियर मोमेंटम है मेरा, सो पी इक्वल टू एम वी वेक्टर होता है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है। सो P इक्वल टू एम बी होता है, तो जो हमारा एंगुलर वेक्टर होगा, एंगुलर मोमेंटम किसके बराबर होगा, आर क्रॉस पी के बराबर होगा, ठीक है। सो P इक्वल टू एम बी मैंने सब्सटीट्यूट कर दिया। नाउ J इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट है, ठीक है ना। अब आप सभी जानते हैं कि J कॉन्स्टेंट है, अभी निकाला मैंने ऊपर, ठीक है। सो नाउ अभी अभी देखिए यहाँ पे समझने वाला पार्ट आ रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं कि मास भी कांस्टेंट है, ठीक है, एम आर क्रॉस वी है ये, ठीक है, एंड जे इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। जे के लिए ये आया हमारा फॉर्मूला, और ये कांस्टेंट है। तो बताइए मुझे मास भी कांस्टेंट होता है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि आर क्रॉस वी का वेक्टर प्रोडक्ट कांस्टेंट है। आर क्रॉस वी का अगर यदि वेक्टर प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो मुझे एक बात बताइएगा, आर क्रॉस वी मान लीजिए इस प्लेन में आर क्रॉस वी है, ठीक है। मान लीजिए ये कोई प्लेन है, ऐसा कोई प्लेन है, ठीक है, ये ऐसा कोई प्लेन है, और यहाँ पे ये आर वेक्टर की डायरेक्शन है और ये वी वेक्टर की डायरेक्शन है इस प्लेन में, ठीक है ना। तो ये थ्री डी में इमेजिन करना है, ये जो ये पीछे की ओर जा रही है, ये लाइन पीछे की ओर जा रही है, ये प्लेन के पीछे है आपके मोबाइल के स्क्रीन के, और ये बाहर आ रही है आपके मोबाइल के स्क्रीन से, ये आपके मोबाइल की स्क्रीन पे है। इस तरीके का ये प्लेन है, ठीक है। ये आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे का पार्ट है, ये उसके पीछे का पार्ट है आपके मोबाइल के स्क्रीन के, या आपके मोबाइल के स्क्रीन को फाड़ता हुआ बाहर आ रही है ये लाइन, और ये आपके मोबाइल की स्क्रीन के प्लेन पे है। तो ये इस तरीके का मैंने प्लेन अज्यूम किया, ठीक है ना। और इस तरीके के प्लेन में मान लीजिए मुझे आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर निकालना है, ठीक है। अभी अभी मेरा निकल के आया कि आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट निकल के आया, आया कि नहीं, ठीक है ना। तो आर वेक्टर क्रॉस वी वेक्टर यदि कांस्टेंट आता है मेरा, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, डायरेक्शन, और ये इस डायरेक्शन में जे वेक्टर होगा। राइट हैंड थंब रूल अगर आप लगाते हैं, ठीक है ना, राइट हैंड थंब रूल अगर लगाते हैं तो इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, इस डायरेक्शन में आपका जे वेक्टर होगा, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में होगा, क्योंकि आप आर क्रॉस वी ले रहे हैं ना, ठीक है। ऑर्डर मस्ट बी सस्टेन, तो आर क्रॉस वी यदि लेते हैं आप, ठीक है, आर क्रॉस वी यदि लेते हैं, तो आपके जो राइट हैंड के फिंगर्स है, राइट हैंड के फिंगर्स कहाँ से कहाँ मूव करेंगे, ठीक है ना। तो राइट हैंड थंब रूल से जे का डायरेक्शन नीचे की ओर निकल के आता है। अब देखिए दोस्तों, आर क्रॉस मतलब ये तो कांस्टेंट है, हमें पता ही चल रहा है। अब देखिए अगर जे का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब, ठीक है ना, अगर कोई वेक्टर कांस्टेंट हो गया, जे वेक्टर कांस्टेंट है, इसका मतलब जे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों कांस्टेंट है, तो यदि पार्टिकल इस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग मूव कर रहा था, प्लेन कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा था, तो आर क्रॉस वी का प्रोडक्ट जो है वो कांस्टेंट डायरेक्शन में आएगा कि सेंट्रल फोर्स फील्ड में। लेकिन जैसे ही मैं प्लेन चेंज कर दूंगा, मान लीजिए इस प्लेन के अलॉन्ग होने लगा अब रोटेट, ठीक है, अब इस प्लेन पे आ गए आर और वी, ठीक है, आपके मोबाइल के स्क्रीन का प्लेन नहीं है ये, ठीक है, ये मान लीजिए आपके मोबाइल के स्क्रीन के पीछे का पार्ट है, और ये बाहर का पार्ट है आपका मोबाइल के स्क्रीन के, ठीक है ना। तो ऐसी स्थिति में जो जे का डायरेक्शन होगा वो क्या होगा, इट विल बी समवेयर हियर, ठीक है ना, यहाँ तो नहीं होगा। आर क्रॉस वी, इसको ऐसा थ्री डी में इमेजिन करना, ये आपके प्लेन के पीछे है और ये प्लेन के आगे है, ठीक है ना। ये पीछे साइड जा रहा है ये आर वेक्टर, और ये वी वेक्टर आपके प्लेन मोबाइल की स्क्रीन के बाहर है, और ये आर वेक्टर आपके मोबाइल की स्क्रीन के पीछे है। तो यदि आप निकालेंगे राइट हैंड थंब रूल का यूज करके, तो क्या आएगा, ये कुछ इस तरीके से आएगा, ठीक है ना। सो दिस डायरेक्शन विल बी नॉट दिस, बट जे का डायरेक्शन ये हो जाएगा, ठीक है ना। सो अगर मैं दूसरे प्लेन में चले जाता हूं जिसमें जे का वेक्टर का डायरेक्शन चेंज हो गया, सो डेफिनेटली ये वाली मेरी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं रहेगी, जे वेक्टर इक्वल टू कांस्टेंट वाली। सो ऑब्वियस सी बात है कि जैसे ही मेरा ऑब्जेक्ट जो है इस प्लेन में मूव ना करके इस प्लेन में मूव करना चालू कर देगा,
तो ऑब्वियस सी बात है जे की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, और जे की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती सेंट्रल फोर्स फील्ड में, हमने अभी निकाला। तो अगर जे की डायरेक्शन चेंज नहीं हो सकती तो प्लेन क्या हो गया, प्लेन क्या हो गया पार्टिकल का, प्लेन फिक्स्ड हो गया। अगर प्लेन फिक्स्ड हो जाता है पार्टिकल का, यानी कि यदि पार्टिकल एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, तो इसका मतलब क्या है, दैट पार्टिकल वो मतलब उसका जे कांस्टेंट है, और जे कांस्टेंट है इसका मतलब क्या है, वो सेंट्रल फोर्स फील्ड में चल रहा है, ठीक है ना। तो सेंट्रल फोर्स फील्ड में अगर पार्टिकल एक ही प्लेन में रहता है हमेशा, मैंने जैसे निकाल के बताया, तो ऑब्वियस सी बात है कि जो हमारा पार्टिकल एक ही प्लेन में रहेगा तो प्लेन कर्व में मूव करेगा। कहने का मतलब मेरा ये है, इतना ही कहने का मतलब है। मेरी जीभ ये हो गई थी, स्लिप हो गई थी, ठीक है ना। सो ये वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है पीडीएफ में, ठीक है ना। ये देखिए, j equal to constant, both its magnitude and direction are constant from 3 j is perpendicular to the plane, ठीक है ना। j is perpendicular to the plane containing r and v, r cross v आया ना उसके एक्सप्रेशन में, so perpendicular to the plane containing r and v, hence the path of the particle under a central force must always be lie in one plane, hence the path of particle under a मैंने बताया था जैसे ही j का डायरेक्शन चेंज करोगे प्लेन चेंज हो जाएगा, और अगर प्लेन चेंज हो गया तो प्लेनर कर्व नहीं होगा, फिर कैसा कर्व होगा, फिर 3D कर्व आ जाएगा, ठीक है ना। 3D कर्व आ जाएगा, तो 3D कर्व हमें नहीं लेना है, हमें एक प्लेनर कर्व भी आएगा। 3D कर्व कैसा होगा दोस्तों, मान लीजिए ये आपके प्लेन के डायरेक्शन के पीछे है, ये आगे है, फिर ये ऐसा मतलब अनाप शनाप जो आपका जो बनेगा, मतलब 3D में मैं यहाँ इमेजिन नहीं करा पा रहा हूँ हालांकि, पर आप समझ जाइए कि 3D कर्व कैसा होगा, आपको 3 डायमेंशनल स्पेस में इमेजिन करना होगा। जैसे आपके लैपटॉप के वायर्स वगैरह जो पड़े होते हैं, ठीक है ना, आपके जो लैपटॉप के वायर्स पड़े होते हैं वो किस तरीके से पड़े होते हैं, ऐसे अस्त व्यस्त कैसे भी पड़े होते हैं, सो दैट्स नॉट अ प्लेन कर्व, ठीक है ना। वो प्लेन कर्व नहीं है, क्योंकि आप लैपटॉप का वायर ऐसा है, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा आया, ऐसा आया, तो आप एक प्लेन में नहीं, ये मान लीजिए लैपटॉप के वायर इसके ऊपर है, ठीक है ना, तो क्या होगा, इसका प्लेन अलग हो गया, ठीक है। सो दिस इज नॉट अ प्लेन कर्व, ठीक है। प्लेन कर्व कौन सा होगा, जो मैं यहाँ पे बना पा रहा हूँ ना, ये मैं यहाँ पे अपने डिवाइस की स्क्रीन पे जो प्लेन बना पाऊंगा, दैट इज अ प्लेन कर्व। और ये प्लेन कर्व के अलॉन्ग ही क्यों मूव करेगा पार्टिकल, क्योंकि जे वेक्टर कांस्टेंट आया है, यानी कि एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट आया है, और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर कांस्टेंट आया है तो उसकी डायरेक्शन कांस्टेंट है, डायरेक्शन कांस्टेंट है तो आर क्रॉस वी का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा कांस्टेंट है, आर क्रॉस वी का क्रॉस प्रोडक्ट यदि कांस्टेंट है तो पार्टिकल एक ही प्लेन में मूव कर रहा है, और उसका प्लेन कर्व होगा उसका मोशन, इसका मतलब, ठीक है ना। Hence the path of the particle under central force must always lie in one plane, ठीक है ना। पाथ ऑफ पार्टिकल एक प्लेन में होना चाहिए, दैट इज द प्लेन कंटेनिंग द वेक्टर्स आर एंड वी, ठीक है ना। तो इसी प्लेन में होना चाहिए, आर एंड वी कंटेनिंग जिस प्लेन में होंगे उसी प्लेन में पार्टिकल का मोशन होना चाहिए। समझ में आ रही है ना बात, क्योंकि देखिए दोस्तों, पार्टिकल अगर ये आर है और ये वी है पार्टिकल का इस डायरेक्शन में, तो नेचुरली पार्टिकल विल मूव इन दिस प्लेन ओनली, ठीक है ना। जो हमारी डिवाइस का प्लेन है इसी प्लेन में मूव करेगा नेचुरली पार्टिकल, दूसरे प्लेन में नहीं जाएगा। आर जिस प्लेन में, ये बात तो बहुत स्वाभाविक है कि जिस प्लेन में आर वेक्टर और वी वेक्टर होंगे किसी पार्टिकल के, उसी प्लेन में वो पार्टिकल मूव करेगा, ठीक है ना। किसी दूसरे प्लेन में मूव नहीं कर सकता। पर ऐसी स्थिति में उसका जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, ठीक है ना। तो आर क्रॉस वी का यदि क्रॉस प्रोडक्ट कांस्टेंट आ रहा है तो इसका मतलब पार्टिकल प्लेन में मूव कर रहा है, सो द ट्रेजेक्टरी इज अ प्लेन कर्व, ठीक है ना। तो यही हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। होपफुली मैंने आपको 3D इमेजिन करवा दिया होगा, लेकिन आप जो है 3D इमेजिन नहीं भी कर पा रहे होंगे, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि एग्जाम में आपको 3D इमेजिन करवाओ, मुझे ऐसा नहीं बोलने वाला। एग्जाम का जो यूपीएससी का क्वेश्चन पेपर आएगा आपका फिजिक्स ऑप्शनल का, वो ये नहीं कहेगा कि मुझे 3 डायमेंशनल इमेजिन करवाओ, वो सिर्फ आपको प्रूव करने पूछेगा, ठीक है ना। तो आपको प्रूफ याद रखना है, अगर आपको 3 डायमेंशनल इमेजिन नहीं भी हुआ तो भी आपको प्रूफ याद रखना है, ठीक है ना। दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर अवर एग्जाम, क्योंकि इस एग्जाम में विद्वान बनने की जरूरत नहीं है फिजिक्स में। ओनली थिंग इज आप कितनी मेहनत करते, कितनी लगन से पढ़ते, वही चीज इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। सो दिस हो गया। तो अब देखिए दोस्तों, ये सेकंड प्रॉपर्टी मैंने पिछले क्लास में डिस्कस की है। ये सेकंड प्रॉपर्टी आई थिंक मैंने 21st लेक्चर में डिस्कस की है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ठीक है ना। सो ये वाली प्रॉपर्टी ऑलरेडी प्रूव्ड लिखा है। नाउ अगले क्लास में हम सेंट्रल फोर्स इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी जो थर्ड प्रॉपर्टी है सेंट्रल फोर्स की, ये वाली प्रॉपर्टी को प्रूव करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ, ठीक है ना।
और टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, उसमें ये सारे स्टडी मटेरियल और पीडीएफ में अपलोड करता हूँ। और आपको मैं गारंटी देता हूँ कि मैं फिजिक्स ऑप्शनल पूरा कवर करा के देने वाला हूँ। और यदि आपको मेरे पढ़ाने पे शक है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी कोचिंग में जाके फिजिक्स ऑप्शनल पढ़ सकते हैं और फिर ये वाले वीडियोस को उनसे कंपेयर कर सकते हैं। यू विल फाइंड कि दीज वीडियोस आर मच मोर सुपीरियर देन योर ऑफलाइन कोचिंग इंस्टीट्यूट वीडियोस, ठीक है ना। ओके, सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए गुड नाइट।